डियर स्टूडेंट्स, कल हमने अकबरकालीन भू राजस्व प्रणाली को पढ़ा था। अब आज उससे थोड़ा आगे उसी को थोड़ा समरी करते हुए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। कल हमने देखा था कि अकबर ने आईने दहसाला 1580 में लागू की। 10 साल के उत्पादन के आधार पर उन्होंने निर्धारित किया। रैयत यानी किसान के साथ सीधा समझौता किया, इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाई। और टोडरमल दीवान की निर्देशन में हुआ, इसलिए टोडरमल बंदोबस्त कहलाया। ये सारी चीज़ें इस प्रथा के बारे में थी। इसमें ऋण दिए जाते थे, इसमें 1/3 राजस्व लिया जाता था, नगद लिया जाता था, भूमि की पैमाइश के आधार पर लिया जाता था, ज़मीन का निर्धारण उत्पादन के आधार पे पोलज, प्रत्यक्ष, चर, बंजर 4 भागों में करके किया जाता था। और हर तरीके से ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित प्रथा थी। इसी प्रथा को आगे ट्रांसफॉर्मेट किया गया और जहांगीर ने क्या क्या किया वो हम देखते हैं। जहांगीर ने इसमें जो चेंज किया, राजस्व व्यवस्था को बिना किसी परिवर्तन के अपने साथ बनाए रखा। शाहजहां ने राजस्व निर्धारण की ठेकेदारी अर्थात इजारेदारी प्रथा को शुरू किया, जिसके कारण किसानों की अत्यधिक मात्रा में भू राजस्व यानी 50% से ज़्यादा उनको रेवेन्यू देना पड़ा। औरंगजेब के समय तो ये 70% तक हो गया था, जिसके कारण किसान खेती करके छोड़ गए और इसे कृषि संकट के रूप में जाना गया। तो रेवेन्यू सिस्टम मुगल काल की राजस्व व्यवस्था का आधार था। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, सल्तनत काल में भू राजस्व व्यवस्था नहीं बल्कि लूटपाट जो है वो व्यवस्था का आधार रहा। लेकिन उसके बाद में इसमें इसका आधार जो है वो ये बना। इसके आगे हम बात करते हैं तो अगर हम जहांगीर के समय की बात करें तो जहांगीर ने कुछ चेंज नहीं किया। जैसा अकबर का था, आईने दहसाला या रैयतवाड़ी प्रथा या टोडरमल बंदोबस्त, उसको जारी रखा। शाहजहां ने रेवेन्यू का दर बढ़ाया और उसमें ठेकेदारी अर्थात बिचौलिया कर दिया। जो किसान और सरकार के बीच में उन्होंने ठेका सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले व्यक्ति को भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया, जिसने जमकर किसानों का शोषण किया और इसकी वसीभूत किसानों की स्थिति बेहद ख़राब हो गई। और फाइनली किसान जो है औरंगजेब के समय खेती करना छोड़ के चला गया। कृषि संकट था। ये प्रश्न रहते हैं इजारेदारी प्रथा किसके समय लागू हुई, तो हम कहेंगे शाहजहां। आपको ये पूछे कि कृषि संकट किसके समय आया, तो आप कहेंगे औरंगजेब। ये बात है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो रेवेन्यू के सिस्टम में कुछ और चीज़ें भी थी जो राजस्व जो है उसको वसूल करने में अहम योगदान था उनका, और उसमें टैक्सेशन सिस्टम है। तो इसमें देखो, जो राजस्व होता था उसको तो हम खिराज बोलते हैं। फिर होता था खुम्स। खुम्स होता था सैनिकों द्वारा लूट का सामान। जो लूट का सामान होता था उसमें 1/5 है वो सैनिक को मिलता था और 4/5 है वो राज्य को मिलता था। ठीक है ना? सॉरी, थोड़ा उल्टा बोलना है इसको। सैनिक को 4/5 और राज्य को 1/5। हालांकि एक बात ध्यान रखें कि सल्तनत काल में खुम्स जो है वो आय का मुख्य साधन था, लेकिन यहाँ पर खुम्स आय का मुख्य साधन नहीं था, क्योंकि खुम्स जो है उसके स्थान पर खिराज या भू राजस्व व्यवस्था है वो स्थायी हो गई। और इस कारण से इस समय रेवेन्यू का सिस्टम जो है पूरी तरीके से भू राजस्व अर्थात खेती पर स्थापित हो गया और जो घुमंतु व्यवस्थाएं थी वो समाप्त हुई। इसके बाद में जजिया आता है। जजिया 1526 से 64 तक रहा। अकबर ने 1564 में जजिया हटाया, कुछ समय के लिए उसने वापस लगाया, उलेमाओं के दबाव से फिर लगाया, सप्ताह भर के लिए 81 में फिर हटा लिया। उसके बाद जहांगीर ने नहीं लगाया, शाहजहां ने नहीं लगाया, औरंगजेब ने 1679 में फिर लगाया। जजिया से बहुत ज़्यादा आय नहीं होती थी, लेकिन फिर भी ये एक सिंबॉलिक कर था जो एक पृथककारी प्रजा के रूप में हिंदू सदैव अपने आप को इसमें उपेक्षित, पददलित और शोषित समझते थे, इसलिए इसका विरोध हुआ। एक होता है ज़कात। प्रत्येक मुसलमान को अपनी आय का 2.5% गरीब, अपाहिज, ज़रूरतमंद, विद्वान आदि लोगों को जो वजीफ़े देने होते हैं उनके लिए देना पड़ता था। ये ज़कात होता था। ज़कात का मतलब भू राजस्व कर से है, आय की जो 2.5% या 1/40वां भाग है वो देना होता है। और औरंगजेब ने ज़कात बंद कर दी थी। नज़र है वो बादशाहों को दी जाने वाली भेंट होती थी, जो उसके अधीन जो भी होते थे राजा और मनसबदार वो उनको नज़र देते थे। नियाज जो है राज परिवार के महत्वपूर्ण लोग जो होते थे
ब्यूरोक्रेट्स जैसे कि बेटे हैं, पोते हैं, उनके द्वारा नियाज दी जाती थी। निसार जो है वो मुग़ल अधिकारियों द्वारा राजा को भेंट स्वरूप त्योहारों के ऊपर दी जाने वाली भेंट होती थी। इस तरीके से नज़र है, नियाज है, निसार है, ज़कात है, जजिया है, भू राजस्व में खिराज है, और इसके अलावा अन्य अधीनस्थ राजाओं के द्वारा दी जाने वाला कर, खालसा भूमि के द्वारा जो डायरेक्ट केंद्र की भूमि होती है उसके द्वारा लिया जाने वाला कर, ये सब कुछ मुग़ल काल में आय के महत्वपूर्ण स्रोत थे। इस तरीके से रेवेन्यू से संबंधित जो टॉपिक है वो आपका पूरा हो गया है। धन्यवाद, देखते रहिएगा, लगातार बने रहिएगा।